हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस सीरीज में व्हाट वील बी डूइंग इज दैट कि आप लोग बिजनेस रिस्क और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लगा के कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना सीखेंगे दो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस की कि इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ। जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करते हैं तो कॉन कॉल्स तब होती हैं टिपिकली जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके 2-3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं। अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल खुद पढ़नी है तो आप स्क्रीनर के ऊपर या तिजोरी फाइनेंस के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो तिजोरी फाइनेंस के ऊपर से आप कॉन कॉल कैसे आप PDF खोल के पढ़ सकते हैं, या अगर आप स्क्रीनर यूज़ करते हैं तो स्क्रीनर पर भी आप ऐसे खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप कॉन कॉल लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। तो कंपनीज BSE अनाउंसमेंट्स के नोटिफिकेशन डालती है कि अगर आपको कॉन कॉल लाइव अटेंड करनी है तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन कॉल का एक नंबर भी आता है जिसको आप डायल कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे और एग्जैक्ट डेट पे, एंड यू कैन इवन आस्क द मैनेजमेंट क्वेश्चंस। कॉन्फ्रेंस कॉल्स टिपिकली Q1, Q2, Q3 और Q4 माने हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद होती है। कुछ जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल H1 रिजल्ट्स के बाद होती है, डैट इज फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के बाद। सो दिस इज विद अ ब्रीफ अपडेट ऑफ व्हाट कॉन कॉल्स आर, कि आप मैनेजमेंट से जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैनेजमेंट आंसर करते हैं कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल को जब भी पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस रिस्क और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं। तो BRM फ्रेमवर्क क्या है कि बिजनेस बारे में हमें क्या पता लग रहा है, रिस्क बारे में क्या पता लग रहा है और मैनेजमेंट बारे में क्या पता लग रहा है। सो दिस इज द BRM फ्रेमवर्क दैट वी यूज टू रीड कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो इसके साथ साथ 2 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस की कॉन कॉल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड 2 और भी बिजनेसेस हैं जिनका मैं आपको होमवर्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो दूंगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो हम फर्स्ट बिजनेस देखते हैं गरवारे हाईटेक फिल्म्स का। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एक तो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में कैसे बिजनेस है, ऑटोमोटिव सोलर कंट्रोल लाइक सोलर कंट्रोल फिल्म, पेंट प्रोडक्शन फिल्म, सेफ्टी फिल्म्स एंड आर्किटेक्चरल सोलर कंट्रोल फिल्म्स। बहुत सिंपल अगर लैंग्वेज में हम समझेंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्शन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर क्या है कि जो आपकी कार के ऊपर जो बेसिकली अगर आप देखेंगे आजकल पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स चढ़ती है विच हेल्प्स टू बेसिकली अवॉइड स्क्रैचेस ऑन द कार, एंड साथ साथ टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, एंड कार का जो पेंट है उसकी लाइफ भी इलोंगेट करता है। तो आपने देखा है अगर आजकल XUV 700 जो आ रही है उसके ऊपर ऑलरेडी PPF लग के आती है, PPF अलग से भी आप लगवा सकते हैं। तो PPF का नॉर्मली एक रोल अगर हम एक 25 to 30 लाख रुपीज़ की कार में देखेंगे तो 80,000 से 1,20,000 के बीच में अलग से आप ये रोल भी चढ़वा सकते हैं PPF फिल्म्स का। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। एक यहाँ पे अगर हम आर्किटेक्चर सोलर कंट्रोल फिल्म्स की बात करें, सो व्हाट इज दिस एग्जैक्ट बिजनेस। तो अगर आप बिल्डिंग्स पे देखेंगे जो बेसिकली फसाड्स वाली बिल्डिंग होती है, तो फसाड्स वाली बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप फिल्म्स नहीं लगाएंगे विंडोज़ के ऊपर तो सन का काफ़ी ज़्यादा सन से काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है ग्लास, एंड काफ़ी बारी सन रेज अंदर भी आ सकती हैं, जैसे अगर आप ऑफिस में काम करें। तो आर्किटेक्चर सोलर कंट्रोल फिल्म्स का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द UV रेज एंड साथ साथ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। सो दैट इज व्हाट आर्किटेक्चर सोलर कंट्रोल फिल्म्स डू। तो ये तो इनका CPD डिवीजन था विच इज़ द हायर मार्जिन बिजनेस इन नेचर, एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इनका बिजनेस टू कंज्यूमर भी बहुत रहता है। आप जाके इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे कि अगर आपको पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स लगानी है, देयर आर हाई चांसेस आपको गरवारे की सबसे पहले दिखेगी। इंडिया मार्ट पे देख लें, किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं आप। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है और कमोडिटी बिजनेस है। तो कमोडिटी बिजनेसेस में क्या मेटलाइज फिल्म्स, प्लेन फिल्म्स, थर्मल लैमिनेशन, बेसिकली कमोडिटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है जहाँ पे मार्जिन थोड़े से वॉलेटाइल ज़्यादा रहते हैं। अगर ये बिजनेस एक क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो इनके मार्जिन विल भी वॉलेटाइल। बट इनका जो नॉर्थ अमेरिका को एक्सपोर्ट है इस बिजनेस से, सो वहाँ पे हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो करेंटली अगर Q2 का मिक्स देखते हैं तो 89% इनका बिजनेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे मार्जिन आर सपोज टू बी हायर इन नेचर। जैसे इनकी एक सिस्टर कंपनी है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने कमोडिटी प्रोडक्ट्स छोटे छोटे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर आते आए थे। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन बिकॉज सो डैट जब हम कॉन कॉल पढ़ेंगे एटलीस्ट आपको समझ तो है कि हम CPD की बात करते हैं, IPD की बात करते हैं, तो दोनों का मीनिंग क्या है कि वन इज हायर वैल्यू एडेड इन नेचर, IPD के अंदर भी वैल्यू एडेड श्रिंक फिल्म्स है, बट कमोडिटी नेचर IPD के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और भी अगर हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं तो जस्ट बिफोर वी गो टू द कॉन्फ्रेंस कॉल, तो अगर आप यहाँ IPD के अंदर देखेंगे तो श्रिंक फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो फिल्म्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिखाऊँ तो इन्होंने वैल्यू चेन डाली है कि ये प्रोडक्ट्स इनके बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेन देखेंगे
तो मेन की पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में की रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो क्रूड ऑयल से आपका नैप्था निकलता है, नैप्था से पैराक्सिलीन निकलता है, जिससे पीटीए बनता है, पीटीए से फिल्म ग्रेड चिप्स बनते हैं, जिससे श्रिंक फिल्म्स बनती है और उससे कन्वर्टर्स बनते हैं, एंड वो ब्रांड्स को ही देते हैं, और फिर ब्रांड्स के बाद रिटेल चेन्स के बाद जाता है और फिर एंड कस्टमर्स के पास जाता है। वेराज अगर हम नेचुरल गैस से देखते हैं तो नेचुरल गैस से एथिलीन निकलता है, जिससे MEG बनते हैं, एंड MEG और PTA के कॉम्बिनेशन से फिल्म ग्रेड चिप्स बनती हैं, जिसके थ्रू ये बेस्ड फिल्म्स और मेटलाइज कोटेड फिल्म्स बनाते हैं, जो आपकी सोलर कंट्रोल फिल्म्स और पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स जिससे बनती है। एंड यहाँ पे इनका सेलिंग मॉडल क्या है, तो इनके 2 टाइप्स ऑफ सेलिंग मॉडल है। एक तो सोलर कंट्रोल फिल्म्स ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे से E-कॉमर्स और रिटेल चेन्स को देते हैं, जो एंड कस्टमर्स को ये सेल करते हैं। वेराज पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स में ये डीलर्स को देते हैं, जो रिटेल चेन और E-कॉमर्स को देखते हैं, जो एंड कस्टमर्स को ये सेल करते हैं। इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट जहाँ पे वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है कर रहे हो इस टाइम पे दूसरे ब्रांड्स के लिए, बिकॉज वन ऑफ देयर की कंपेटिटर्स जो पहले US में होता था एक्सपेल के नाम से, उनके सप्लायर ने खुद ही अपना इंटीग्रेट करके आगे प्लांट डाल लिए। सो दैट इज अ बिग ऑप्शनैलिटी टू बी सीन कि वेदर गरवारे हाईटेक फिल्म्स इज सप्लाइंग टू देम और नॉट, बिकॉज दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हमने सिंपली इनका बिजनेस समझा। अब बिजनेस समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो भी हम कॉन कॉल पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कॉन कॉल आपके सर के ऊपर से निकल जाए और आपने बिजनेस ना पढ़ाओ, इसलिए वी ऑलवेज ओपन द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक बार इनके अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ गरवारे हाईटेक फिल्म्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अदर पैकेजिंग फिल्म बिजनेसेस। तो यहाँ पे हम एक और बिजनेस खोलते हैं पॉलीप्लेक्स के नाम से, एंड एक यूफ्लेक्स के नाम से खोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन खुद ही कर सकते हैं स्क्रीनर के ऊपर। आई थिंक यहाँ पे एक कंपैरिजन का टूल भी आता है, तो यहाँ पे यूफ्लेक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, एंड यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं पॉलीप्लेक्स के साथ। पॉलीप्लेक्स के अलावा एक और कॉस्मो फर्स्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में क्या हुआ है कि पैकेजिंग फिल्म बिजनेस के अंदर जो बॉप और बुपेट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है। So always in such businesses you have to remember that demand and supply never matches together, because supply increase non-linearly whereas demand growth is always linear. तो अगर आपने देखा होगा पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स और ये सारे बिजनेसेस स्टेज 4 में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, बिकॉज डिमांड आपकी हर साल 8-9% से बढ़ रही है, बट सप्लाई एकदम 40-50% से बढ़ गई 2-3 साल के लिए। तो जैसा 2011-14 में होता एग्जैक्टली इस टाइम पे पैकेजिंग फिल्म बिजनेसेस में ये चीज़ चल रही है। But just to show you the importance of the value chain whenever you're reading businesses, कि अगर आप गरवारे हाईटेक का कंपैरिजन करते हैं यूफ्लेक्स और इन सब के साथ, तो यू विल जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर कि इनके मार्जिन्स 19 to 16% के बैंड के अंदर है। वेराज यूफ्लेक्स को देखते हैं तो यूफ्लेक्स का 18% का मार्जिन 9% से 11% हो गया, पॉलीप्लेक्स का 18-20% का मार्जिन अभी 8% रह गया सिंगल डिजिट, वेराज कॉस्मो फर्स्ट का 18-17% का मार्जिन अभी 9% रह गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू फिल्टर बिजनेसेस जब हम P2P करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, बिकॉज दिस गिव्स यू एन इनसाइट कि मे बी आई शुड स्टडी दिस बिजनेस बिकॉज वाई आर देयर मार्जिन हायर व्हेन द इंटायर इंडस्ट्री इज रिपोर्टिंग लोअर मार्जिन इन नेचर। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल। तो ये तो Q2 FY24 की कॉन्फ्रेंस कॉल है, एंड इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हम देखते हैं तो बेसिकली इनका जो पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स का बिजनेस है तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी सही आए हैं। तो एक टाइम पे बिजनेस 3 to 4% ऑफ सेल्स होता था, बट आज नियरली 30% ऑफ सेल्स हो गया एक क्वार्टर के अंदर। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी सीन कि अगर ये डिवीजन बढ़ते जाते हैं तो क्या मार्जिन एक्सपैंड होते नहीं होते, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द पार्टिसिपेंट्स वर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट। क्योंकि इस क्वार्टर में आइडली मार्जिन शुड हैव एक्सपैंडेड बिकॉज 118% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी PPF बिजनेस की, बट स्टिल द मार्जिन्स वर बिटवीन 16 to 17%। वन ऑफ द रीजन्स वॉज कि इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन है वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं, सो दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस सफर्ड। सो दिस इज वाई द मार्जिन्स डिडंट एक्सपैंड। सो दिस इज समथिंग जो पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल का थीम रहा था, बिकॉज पीपल वर आस्किंग अबाउट मार्जिन एक्सपेंशन, बट मार्जिन एक्सपैंड नहीं हुए। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ने के बाद भी मार्जिन एक्सपैंड नहीं हुआ, क्योंकि बेस बिजनेस में या कमोडिटी बिजनेस में लॉसेज हो गए या तो वो बिजनेस का मार्जिन बहुत श्रिंक कर गया। सो लेट्स रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड इस कॉन कॉल के अंदर अगर हम मैनेजमेंट का माइंडसेट देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट माइंडसेट इज मोर टुवर्ड्स वैल्यू वर्सेस वॉल्यूम। वैल्यू वर्सेस वॉल्यूम का क्या मतलब है, दैट दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स लोअर वॉल्यूम बिजनेस ठीक रहे बट हायर प्रॉफिटेबिलिटी पे आना चाहिए, rather than just chasing volumes at a price of profitability। तो यहाँ पे अगर हम कॉन कॉल पढ़ते हैं तो Q2 में CPD सेगमेंट सॉ ग्रोथ ऑफ 53% इन रेवेन्यू कंपेयर टू बेसिकली यहाँ पे बताया इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। पर जो IPD बिजनेस था इट रिपोर्टेड अ डिक्लाइन ऑफ 32% इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द सेम पीरियड।
सो अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ इनकम इनकी एक्सपोर्ट से आई, जहाँ से 43% नॉर्थ अमेरिका से थी, 20% एशिया से थी एक्सक्लूडिंग इंडिया, एंड 22% ऑफ रेवेन्यूज जनरेटेड डोमेस्टिकली, एंड रिमेनिंग 15% कम्स फ्रॉम कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. So this is not just a domestically oriented business, this is a export business. एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में एक यहाँ से रिस्क फैक्टर हमारे पास सामने यहीं से क्या निकल के आता है कि नॉर्थ अमेरिका विच इज़ 43% ऑफ द रेवेन्यूज इन एक्सपोर्ट्स राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ रिसेशनरी हेडविंड टाइप ऑफ ट्रेंड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोटिव परचेजेस. क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अगर आप टेस्ला को भी देख लेंगे या बाकी कंपनीज़ को भी देखेंगे तो इस टाइम पे उनकी सेल्स काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, एंड यहाँ तक ईवी की भी सेल्स में ग्रोथ स्लो डाउन आ रखा है नॉर्थ अमेरिका में बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो मैनेजमेंट में आगे कॉन कॉल में बताएगी. So for the quarter, PPF plant operated at high around 118% capacity utilization as we effectively managed capacity constraints by utilizing available fungible capacity from the new Sun Control film lamination line. Additionally, company successfully achieved its target of 500 OEM brand dealerships ahead of planned schedule. तो they wanted to have 500 OEM brand dealerships जो इन्होंने अब अचीव कर लिए, एंड 500 से इनका टारगेट 900 का है, जो आप यहाँ देखेंगे कि it now aims to expand further by setting up a new goal of reaching 900 dealers within the next 2 years. Additionally, company has made substantial progress securing partnerships with 100 PPF studios, channel partners, and they've also signed or commenced delivery to Mahindra Automobiles as a OE supplier of PPF. तो महिंद्रा ऑटोमोबाइल से ने ये कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए अगर आप XUV 700 या बाकी उनकी SUVs देखेंगे तो आजकल PPF उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो अगर आप कोई आपके फ्रेंड के पास XUV 700 है या कोई लेके भी बैठा हुआ है तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि PPF फिल्म्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि उनका रोल क्या रहता है. तो इट टुक देम नियरली 1 year टू क्रैक द कस्टमर, राइट. तो महिंद्रा को क्रैक करने में 1 year लग गया है. Additionally, negotiations are going on with 3 major auto OEMs. Now they like to talk about the solar control films. तो Q2 में सोलर सन कंट्रोल फिल्म्स की बिजनेस रिकवरी हुई टू 8% इन रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू Q1, एंड डोमेस्टिक सन कंट्रोल फिल्म्स हैव हैड एन encouraging स्टार्ट बाय कैपिटलाइजिंग ऑन दी अनटैप्ड इंडियन मार्केट्स. तो बेसिकली अभी डोमेस्टिक सन कंट्रोल फिल्म में 6 to 8% ऑफ रेवेन्यू हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपीरियंस एन अपटर्न ड्रिवन बाय इम्प्रूव्ड मैक्रो एंड राइजिंग ऑटो सेल्स रिजल्टिंग इन रिकवरी इन सन कंट्रोल फिल्म्स इन द लास्ट 2 to 3 quarters. तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसकी इनकी कॉन कॉल में पढ़ेंगे. तो ROC बिजनेस का ऑलमोस्ट 20.68% के आसपास है, whereas अगर हम कंपनी का जो ROE देखते हैं अभी 15% के आसपास है. तो इन नट सेल हमें बिजनेस के बारे में ऊपर से थोड़ा सा पता लगने लगा है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बिजनेस ने इस बारी ओपेक्स बढ़ाया है. ओपेक्स क्यों बढ़ाया? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस. मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्यों बढ़े? तो हमने याद है आपसे बात करी थी आर्किटेक्चरल फिल्म्स हैं उसके अंदर भी इस टाइम पे अग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर अग्रेसिव होंगे तो मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी. सो इन द प्रेजेंटेशन दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट दे हैव डन इन मार्केटिंग. तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है मार्केटिंग एक्सपेंसेस में कि दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑन द आर्किटेक्चरल सेगमेंट कि नेक्स्ट ग्रोथ इंजन फॉर देम इज like they went to many office parks, large hotels, IT companies, banks and so forth, and many residential complexes where we have done campaigns which is focused on the areas which are like facing the sun where architectural films is really required. So such kind of granular small marketing efforts, digital marketing efforts has been suggested by agencies. तो इस क्वार्टर में इनका जो मार्केटिंग कॉस्ट था आई थिंक वो 5-6 करोड़ से इनका ओपेक्स बढ़ा बिकॉज दे वर डूइंग दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग टू बिल्ड द आर्किटेक्चरल सन कंट्रोल फिल्म्स वाले बिजनेस को, राइट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो वी आर गेटिंग टू नो अबाउट द बिजनेस एंड द री इन्वेस्टमेंट एंड द टाइप ऑफ री इन्वेस्टमेंट दैट दे आर डूइंग. नाउ गोइंग फॉरवर्ड जस्ट ओवर हियर, सो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जस्ट ओवर हियर, so with regards to value added like product division, contributions has increased in last 2 to 3 years. So probably यहाँ पे margin improvement होनी चाहिए थी, but margin improvement क्यों नहीं आई? That is a question of the participant. So let's see what's the answer of the management. So even in last con call we explained the benefits and more benefits of percentage going up in terms of alternate components for PPF. तो PPF के components भी होते हैं जहाँ पे अगर percentage इनका improve हो गया. सो वन थिंग टू रिमेंबर इज इनकी फंजिबल लाइन्स है. फंजिबल लाइन्स का मतलब क्या है कि आप सन कंट्रोल फिल्म्स भी सेम लाइन पे बना सकते हैं और PPF के कॉम्पोनेंट्स भी सेम लाइन के ऊपर बना सकते हैं. अगर PPF के कॉम्पोनेंट्स का मिक्स इंप्रूव होने लग गया, सो दिस इज अ की ट्रैकेबल इन द फ्यूचर कॉनकॉल्स, सो देन देयर मार्जिन्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग. But this quarter, what has happened is that IPD division, in which we have done the specialty business, but because of market, especially on North America, market went really low in terms of demand.
तो जिनका जो IPD बिजनेस है उसके अंदर भी जो स्पेशलिटी फिल्म, जो श्रिंक फिल्म्स का बिजनेस है, दैट सफर्ड बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड इन नॉर्थ अमेरिका, right? So that is something which has happened in this quarter, right? So this is why the margins didn't end up expanding. Otherwise, क्योंकि PPF film का even though basically increase हुआ था, but so margins ideally should have expanded. But जो base business है, जो IPD business के margins है, basically they really suffered because North America में अभी इतनी demand नहीं है उसकी. So this is also one of the key insights from the conference call कि macro headwinds इस time पे North America में इनको भी impact कर रही है. Right now, just going forward. सो जस्ट ओवर है. सो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, सो तो नॉर्थ अमेरिका मार्केट की वापस बात करते हैं कि इट वेंट रियली लो ऑन कमोडिटी, बट स्पेशली नॉट ऑन कमोडिटी बट ऑन स्पेशलिटी बिजनेस. सो डिक्लाइन Q2 में इस वजह से था. सो देयर आर ऑल्सो लाइक 2 years बैक देवर हार्डली एनी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, तो इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट क्रिएट करी है. So last year they got customers which were 2 biggest customers in USA. They have qualified all products and commercial agreements have already been done with them. So these two will start kicking in from Q3, and probably in another quarter we can see full value, and we expect around, I can say overall North American market or US market on overall IBD profitability can be 25% of IBD margins. On margin wise they are really good. So we can say like these numbers 20 to 25% addition can happen on IBD because of that. So I think यहाँ पे what they are trying to say कि 20 to 25% of the profitability of the overall IBD business can be added just by these two customers which are starting from Q3 to Q4. So North American market जो Q2 में impacted थी, that can turn around in Q3 to Q4 just by the addition of these two customers. तो जब हम वेरिएंट परसेप्शन की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स और क्लाइंट माइनिंग. तो यहाँ पे अभी एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स हो रहा है टू एक्सपैंड द मार्केट विच इज हैपनिंग ओवर हियर. राइट, देन गोइंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द की एलिमेंट्स ताकि हम समझ पाएं. सो दिस इज वन लाइन इन द कॉन्फ्रेंस कॉल जो मैं बता दी है मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है. बिकॉज वेन एवर वी आर रीडिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स वी रीड अबाउट बिजनेस रिस्क एंड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट बारे में हमें स्ट्रेटेजिक व्यू, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सारी चीज़ें कॉन कॉल से कैसे पता लगती हैं जस्ट ओवर हियर. So just on this question, got it perfect. Second question is around IPV business. I think IPD business पे. So do we expect the volumes and demand to recover anytime soon, or it would take longer considering the entire macro scenario as per your estimate? So this was one of the lines which really tells us about the thinking of the management. Ki see, I can assure you one thing, that Garware High-Tech is never a player which focuses on increasing the volume. So you can always see that a less of revenues coming from that segment, especially commodity, because we decline the orders which are not profitable to us. So now I can tell you for the first 2 quarters last year, we are comparing the first 2 quarters, the first half. So going from here, I think it has already bottomed out and we have been able to sort of solve the problem with little different with other competitors. Right, तो other competitors क्या कर रहे हैं कि they are willing to sell the products at even losses, but they are not willing to sell the products at losses. So again, this is a company which is saying कि we are not focused on volume, but we are focused on value. So this just tells us that mindset as well कि आप अगर आप societies में जाके फिर popularizing the architectural control films like solar control films, and उसके अलावा अगर आप if you're declining orders because they're not profitable, this really just tells us the mindset कि what they are trying to achieve. तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियली नंबर्स में देखते हैं, सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन नंबर्स. सो लास्टली दे वांट टू अचीव 2500 crores ऑफ रेवेन्यू बाय FY26. तो अभी के रेवेन्यूज़ देख लेते हैं. एंड FY26 में एक बारी अब क्योंकि हम कॉन कॉल पढ़ रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट बारे में इन चीज़ों से पता लगता है. तो अगर 2500 करोड़ का रेवेन्यू होता है जो भी 1450 करोड़ का है, सो लगभग देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ 80 to 85% एज पर द लाइक टारगेट स्टेटेड इन द कॉन कॉल. तो यहाँ पे अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर को सिंपली अगर 1-2% मार्जिन एक्सपेंशन अज्यूम करके यू कैन सिंपली क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल ऑफ सच बिजनेसेस. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ टफ टू डू. राइट, तो ये चीज़ आप खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. नाउ जस्ट ओवर हियर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आई कि जो मैंने आपसे एक्सपेल की बात करी थी, सो वन ऑफ द लाइक पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन इन US, वन ऑफ द लार्जर PPF players, one of the largest PPF player, he is kind of what we understanding is reorienting the supply chain. So are we likely to be a major beneficiary of how these volumes are ramping up and will ramp up, or any color on that? So again the management replies, there are many such opportunities, won't go into a particular, but we are quite strong in that market. So not only looking at that particular opportunity, but there are some plants in Israel which got closed down and we eyed on the supplier. So the customers of them, plus there are certain more customers who are not happy with their current supply chains. So you have many more in pipeline, many manufacturers, they would like us to serve them. So these negotiations are on. So we are aware of each and every details into that market. You are right, that is a big buzz around this particular thing in the market. And we are cognizant of the facts and we are taking according action.
So if that optionality turns out, because XPEL is a really big company, they are one of the largest suppliers to Tesla, so it can be really interesting if they're able to crack that customer. तो हमने यहाँ पे एक optionality बारे में भी पढ़ा. Now finally, like just skimming through and going to one of the key risk pointers which is there and discussed in the con call as well, कि यहाँ पे con call में like I think someone just over there asked a question related to related party transactions, and related party transactions के अलावा ये भी पूछा था कि एक प्रोसेसिंग चार्ज है जो आप हर साल देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जस्ट ओवर एयर, आई थिंक या जस्ट ओवर एयर. सो जस्ट द क्वेश्चन इज कि जस्ट ओवर एयर कि देयर आर लेगेसी कंसर्न्स लाइक लैंड सेल प्रॉफिट नॉट बीइंग शेयर्ड विद द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, दैट्स अ डाउट वी हैव विद द पब्लिक परसेप्शन, एंड ऑल्सो द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो रिस्क पॉइंटर क्या है इस बिजनेस में? सी अगेन वैल्यू एडेड वाइज ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी एक स्मॉल कैप के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. बट फाइनल रिस्क पॉइंटर क्या समझते हैं कि रिस्क पॉइंटर क्या है इस बिजनेस में, कि इनकी एक प्राइवेट एंटिटी है जहाँ पे ये 42-45 करोड़ का ऑलमोस्ट हर साल एक प्रोसेसिंग चार्ज देते हैं, and that private entity is held privately by the promoters. So again this is all public information, आप भी चेक कर सकते हैं इनकी annual report में से. So management claims कि that they add value and they hold patents in the Sun Control Films division. तो बार बार उनका रिप्लाई ये रहा है कॉन कॉल में, एंड आर्म्स लेंथ बेसिस पे होता है. सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, अगर आप ये मल्टीपल टाइम्स ये कॉन कॉल पढ़ेंगे आप इनकी लास्ट 6-7 कॉन कॉल्स, तो शेयर होल्डर्स आर रेजिंग कि दैट शुड बी इन द पब्लिक लिस्टेड एंटिटी ओनली, बिकॉज 40-42 करोड़ का जो अमाउंट हर साल जा रहा है दैट इज़ लाइक नियरली 4-5% ऑफ योर टॉप लाइन. एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का इट इज़ मोर देन 20-25%. सो दैट इज समथिंग दैट शुड बी कमिंग अंडर द पब्लिक एंटिटी. तो ये की रिस्क पॉइंटर है जिसकी वजह से इस बिजनेस का परसेप्शन उतना शायद से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास इतना फेवरेबल नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बिजनेस डूइंग वेरी हाई वैल्यू एडेड वर्क. So this is how you analyze a business using business risk and management framework. This is how you understand a business from the value chain to management's mindset to coming to analyze risk factors. But what we have also seen कि जब small caps start becoming mid caps, so a lot of times these governance issues go away, जैसे गरवारे technical fibers में भी हुआ था. So this is a key monitorable when it comes to the risk factors. Again, this video is purely meant for educational purpose. तो हम आपको इसलिए business risk और management framework में सिखा रहे हैं. इसके साथ हम second business की तरफ चलते हैं. तो second con call की तरफ चलते हैं. Second call is of a hospital, that is नारायण उद्यालय. I think हमने चैनल पे इसका आज से 2 साल पहले भी डिस्कशन करा था, एंड IAS पे I think there was one of the presentations हमने करा था डिस्कस. तो नारायण उद्यालय का इस क्वार्टर में I think because they are doing capex, so people were fearful कि margins will start contracting. But actually the margins ended up expanding to 25% versus 23.2 in Q1 of FY24, and year on year also margins ended up expanding. And margin improvement is attributed to higher revenues, improvement in cost efficiencies and realizations. तो यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहती है कि यू हैव टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट माइंडसेट, स्पेशली व्हेन यू डूइंग इक्विटी रिसर्च, बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइक पीपल वर पब्लिशिंग कि कंपनी का मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट मार्जिन आर एक्सपैंडिंग. सिंपल रीजन, because oncology is a higher margin business or a radiotherapy is a higher margin business, and oncology and radiotherapy blocks इन्होंने केमैन आइलैंड में कमीशन करे, जिसकी वजह से केमैन आइलैंड में इनका रेवेन्यू पर आउट पेशेंट $1,000 से $1,300 पर पेशेंट हो गया, $1,300. वैसे इंडिया बिजनेस के अंदर इनके जो कुछ यूनिट्स थे लॉस मेकिंग थे, जैसे गुरुग्राम हो गया, मुंबई हो गया, धर्मशिला हो गया. सो ऑल ऑफ दीज बिजनेस हैव स्टार्ट बिकमिंग ब्रेक इवन, या फिर जैसे धर्मशिला हैज ऑलरेडी टर्न टू 15-16% मार्जिन्स. एंड कोलकाता एंड बैंगलोर में भी जो केपेक्स करें दैट इज अ ग्रीन फील्ड विद इन द सेम सिटी. दिस इज वाई बॉटम्स अप रिसर्च मैटर्स अ लॉट, बिकॉज पीपल एंड अप गेटिंग लॉस्ट इन नॉइज. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस क्वार्टर में इस बिजनेस में क्या हुआ है. सो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो रिमेन्स एट 0.03, लीविंग सफिशिएंट रूम टू फंड केपेक्स. इंकर्ड 394 करोड़ ऑफ केपेक्स टिल सितंबर क्वार्टर. तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कंपनी इन स्पाइट ऑफ कंपनी इंकरिंग सो मच केपेक्स, राइट, तो इन स्पाइट ऑफ काफ़ी केपेक्स के बाद भी नेट डेट टू इक्विटी ऑफ द कंपनी हैजंट गॉन अप. सो व्हाट इज़ दिस पॉइंटिंग आउट टू. तो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट खोलते हैं एंड रिजल्ट के अंदर हम सिंपली आके देखते हैं केपेक्स स्पेंड कितना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से. तो केपेक्स स्पेंड आई थिंक यहाँ पे अभी ऐसे कंसोल स्टेटमेंट में हो सकता है मैंशनड हो, बट अगर केपेक्स स्पेंड कंपनी कह रही है कि हमारा इस लेवल का था, सो आई थिंक कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ इन्होंने यहाँ पे आई थिंक केपेक्स स्पेंड मेंशन नहीं करा, बट 666 करोड़ का कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लगा हुआ है. एंड केपेक्स स्पेंड कितना बताया, 394 करोड़ का. तो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग 394 करोड़ इन केपेक्स, एंड लास्ट ईयर कितना मैं केपेक्स में स्पेंड करा था,
522 crores. So almost by even after spending 1000 crores in capex, कंपनी की जो नेट डेट है, माने योर बोरोइंग्स माइनस द कैश और इन्वेस्टमेंट्स दैट यू होल्ड ऑन द बैलेंस शीट, दैट हैज़ बीन बेयरली एट 0.03 टाइम्स. तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी इज जनरेटिंग वेरी सॉलिड कैश फ्लोज विच इज हेल्पिंग देम टू फंड देयर केपेक्स, राइट, एंड जिसकी वजह से डेट नहीं बढ़ रही. तो अगर आप कैश फ्लोज देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के कैश फ्लो थे FY23 में. सो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग लाइक हैविंग अ केपेक्स प्लान ऑफ 1000 crores each and every year, the company has not experienced an increase in debt, which just shows that the cash flows from operation seem to be very very robust. तो यही सेम लाइन किसी ने कॉन कॉल में भी इसकी बात करी है. बट दिस इज़ व्हाट इट बेसिकली मीन्स. देन अगर हम आगे चलते हैं तो इनके जो एक्सपेंशंस आ रहे हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में पीपल आर मोर वरीड अबाउट एक्सपेंशंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो कम रहती थोड़ी. बट लाइक यू एक्सप्लेन दैट वी आर लुकिंग एट ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन इन आर फ्लैगशिप्स विच इज़ मेनली बैंगलोर एंड कोलकाता. वी हैव लैंड इन आर हेल्थ सिटी कैंपस इट सेल्फ. तो बैंगलोर में ऑलरेडी इनके पास लैंड है. आई थिंक बैंगलोर में इन्होंने 1/4 लैंड ही यूज़ करी हुई है. And we have already initiated the process to start building, and we are in advanced stages on the closure of land in Kolkata, which we will start building next year. So that's largely brownfield and greenfield we have spoken about. तो कोलकाता में 150 करोड़ का ये लोग लैंड ले रहे हैं. तो हॉस्पिटल बिजनेस में आपको क्या समझना है कि इट्स एन एसेट हैवी बिजनेस. तो एसेट हैवी बिजनेस का क्या मतलब, जहाँ पे एसेट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो. तो यहाँ पे मल्टीपल तरीके के केपेक्स होते हैं. तो इन दो टीम्स की जगह आप नए नए शहरों में जाके केपेक्स करें या नए नए सिटीज़ में जाके अपना एसेट लगा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिकॉज इट टेक्स 6 to 7 years टू ब्रेक इवन ऑन एन हॉस्पिटल. वेराज अगर आपका ग्रीन फील्ड विद इन द सेम सिटी हो रहा है, जैसे जो भी कोलकाता से है तो उनको नारायणा का नाम काफ़ी अच्छे से बताएगा, तो ग्रीन फील्ड विद इन द सेम सिटी हो रहा है तो वहाँ पे पे बैक पीरियड इज लोअर. ग्रीन फील्ड विद इन अ न्यू सिटी का पे बैक पीरियड इज ऑलमोस्ट 7 years, वेराज ग्रीन फील्ड विद इन द सेम सिटी का पे बैक पीरियड इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 years. वेराज ब्राउन फील्ड केपेक्स का समटाइम्स पे बैक पीरियड इज इवन लेसर देन 12 months. अगर हम मैक्स हॉस्पिटल की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी ब्राउन फील्ड केपेक्स आ रहा है. सो दीज आर स्मॉल नुआंसेज ऑफ हॉस्पिटल बिजनेस जो आपको समझने चाहिए, बिकॉज हर एक सेक्टर के यूनिक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव्स होते हैं. तो ये हमने कॉन कॉल में पढ़ा कि 150 करोड़ की लैंड ले रहे हैं कोलकाता के अंदर. तो उसके बाद यहाँ पे एक रिसेंटली, क्योंकि हम कॉन कॉल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो रिसेंटली यहाँ पे एक BSc नोटिफिकेशन आई वेयर इन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शेट्टी चेयरमैन रीआइटरेटेड द कंपनीज इंटेंट टू इन्वेस्ट अप टू 1000 crore in the state for setting up a state-of-the-art super specialty hospital. So this is for Kolkata, West Bengal, right? तो एक और ग्रीन फील्ड विद इन द सेम सिटी, बिकॉज इनके दो फ्लैगशिप जो हॉस्पिटल्स हैं दैट इज कोलकाता एंड इन बैंगलोर. तो इंडिया में मेजर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से आती है. बैंगलोर के तो उन्होंने एक बार मार्जिन भी दे दे, तो बैंगलोर मार्जिन आर एक्चुअली नॉर्थ ऑफ 32 to 33%, प्लस कोलकाता मार्जिन आर नॉर्थ ऑफ 25 to 26% EBITDA मार्जिन से इसकी हम बात करते हैं. So that is what the interesting part about capex is, कि सारा का सारा capex is greenfield within the existing units. जैसे केमन में भी एक नया हॉस्पिटल आ रहा है, so that is also greenfield within the same city, right? जो next Q1 of FY25 से start होना है, right? So that is that. Again अगर business developments की बात करें, if you see the ALOS, our plans were to bring it down over a period of time to 4.1, which we already got it down to from 4.8 to 4.4. ALOS का मतलब होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कि पेशेंट कितने टाइम के लिए हॉस्पिटल में रह रहा है. तो इन लोगों का जो ALOS पीरियड है दैट हैज़ गॉन फ्रॉम 4.8 to 4.4 days, बिकॉज आपका बेड का जो एसिड यूटिलाइजेशन है, एसिड टर्नओवर है, बेटर हो जाता है अगर आपका ALOS कम हो, एंड यू आर मोर एफिशिएंट इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स. सो दैट इज व्हाट ALOS मीन्स, राइट? सो दिस इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड. Then again, number of beds that they plan to add. So we plan to add 700 more plus beds over next 3 to 4 years. So land acquisition के already advanced stages में, तो 700 plus beds they want to add in next 3 to 4 years. And then अगर हम आगे चलते हैं, सो जस्ट ओवर है, तो इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है इस टाइम पे हॉस्पिटल में, एंड जो न्यू हॉस्पिटल्स है वो क्या ब्रेक इवन की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे. सो जस्ट ओवर इफ यू लुक एट इट. सो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था. व्हेन इट कम्स टू न्यू हॉस्पिटल, दीज 3 हॉस्पिटल्स दैट इज SRCC, गुरुग्राम एंड धर्मशिला, तो कंबाइंड 119 करोड़ का रेवेन्यू है. सो Q1 FY24 का जो इनका EBITDA है दैट हैज़ इम्प्रूव मीनिंगफुली फ्रॉम 6 crores to 8.7 crore दिस क्वार्टर. तो आप देख सकते हैं कि 120 करोड़ के रेवेन्यू में सिर्फ 9 करोड़ का EBITDA कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दीज हॉस्पिटल्स आर अंडर यूटिलाइज, क्योंकि ग्रीन फील्ड विद इन अ न्यू सिटी 3 4 5 साल हो गए इन हॉस्पिटल्स को लगे. So SRCC Mumbai, we have been able to reduce our EBITDA loss from 2.2 crores to 60 lakh rupees and remain on track to achieve flat EBITDA.
In Mumbai and Gurugram, we are looking to combine both specialties, inorganic and organic initiatives to improve margins. Dharamshila is already on track and hitting 16% margins, and others will also follow suit in next 3 to 5 years. So again, जो dead capital इस time पे new hospitals में, that will also start generating returns over next 3 to 4 years. तो जो standalone India business है, actually में उसके भी margins can be juiced and go to a higher level. That is what it probably means, right? So this is something worth understanding. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमन आइलैंड में जो आउट पेशेंट का जो रेवेन्यू था डेट हैज़ गॉन फ्रॉम $1,000 to $1,300. Why so? Because they classify radiotherapy patients as outpatients because there is no length of stay. Because radiotherapy आपको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता, एक दिन का ही प्रोसीजर रहता है. So relatively much higher realization versus your traditional outpatient services. Right, so again, this is a very interesting point because see, hospital businesses में there are n number of ways to rejig the beds, to have higher speciality, to have more oncology, radiotherapy, or more complicated mix to improve the margins or to hold on to the margins जो इस business के अंदर हो रहा है. And also very interesting point is, so in this call you've indicated कि 394 crores of capex is done, full year budget is 1173 crores, and your cash position is very healthy. So is a prostrate position. So is there reason to believe that second half, because capex might spike up to 700 crores, so there will be requirement to add further debt. So they are mentioning that they will be spending 500 crores of capex in H2, and they can fund 50% of this money from debt. So 250 crores का debt होएगा, and EBITDA इनका already I think एक quarter में quarterly PAT इनका 200 crore plus आने लग गया. So probably debt is not that much of an issue right now, in spite of capex sort of crossing that number. Because EBITDA has started crossing 1,000 crores. Our cash flows are also 1,000 crores plus, right? So they can fund all this capex without resorting to a lot of debt. So इस con call से this is one of the key learnings that I had कि without being bottoms up into a business, without studying the business, you can never come to creating estimations of the business. So again, this is one of the con calls that you must independently read to get an idea. Just over here कि हॉस्पिटल बिजनेस में कैसे रीजिग होते हैं कि अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए तो ये बैंगलोर और कोलकाता हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो थ्रूपुट इंक्रीज करना चाहते हैं. थ्रूपुट माने कि सेम हॉस्पिटल से ज़्यादा पेशेंट्स को ये ट्रीट करना चाहते हैं. So the impact of throughput changes is felt more in the larger units and the flagships. So that is the stuff that we have noticed. In the heart hospital, the same facilities, same infrastructure of ICUs and operating rooms, earlier on like pre-COVID used to do 500 plus cardiac surgeries. Now we are able to do 870 to 900 cases with the same infrastructure. So this just means कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जनरल वार्ड बेड्स को हो सकता है ICU बेड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ऑपरेटिंग थिएटर्स आपके पास आ रहे हैं. सो अगेन इट इज़ नॉट जस्ट वनीला थिंग कि केपेक्स हो रहा है तो सब चीज़ें खराब हो रही हैं, बिकॉज इवन इफ ROC goes from 30% to 25% and the business is able to reinvest at higher rates of return, so that means that एक longer term of view businesses में investors को बनाना चाहिए. So this is just with Narayana Udyalya's con call, and this con call was interesting because last 4 to 5 quarters से people have been thinking कि capex होएगा तो ROC decline हो जाएगी, but actually the opposite is happening and ROC has declined but not to a level which people were forecasting. So that is why being bottoms up in a business helps you more in understanding a business versus just randomly forecasting. इसके साथ साथ फाइनल 2 कॉन कॉल्स की तरफ चलते हैं जिनके बहुत ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे. तो इन दोनों कंपनीज के अलावा और भी 2 कंपनीज की जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन कॉल्स थी, जो मैं व्यूअर्स को भी होमवर्क देता हूँ कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उनको पढ़ के बिजनेस इसका मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में डालिए. दैट वाज ITD सीमेंटेशन एंड साथ साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स की. सो वील बी कंटिन्यूइंग विद दिस कॉन कॉल सीरीज फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स एज वेल, ताकि हम डिफरेंट बिजनेसेस को डिफरेंट सेक्टर्स में जाके एनालाइज कर पाएँ. If you're loving this series, just drop a hell yes in the comments because we'll make sure that we cover even more 8 to 10 businesses where जिनकी con call काफ़ी ज़्यादा interesting थी. Thank you so much for joining us. If you haven't subscribed to the channel, make sure that you subscribe to the channel and also you smash the like button. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai.